2026 के मार्च में वन प्लस के इंडिया सीईओ रॉबिन ल्यू ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था और अभी कुछ ही दिन पहले इन्फिनिक्स इंडिया के सीईओ मिस्टर अनीश कपूर ने भी यहाँ पे रिजाइन कर दिया कंपनी से। और इनके रीजंस क्या बताए जा रहे हैं? ओप्पो के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही क्योंकि मार्केट खराब है, और यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर भी बोला जा रहा है कि इंटरनल टेंशन चल रही है, और यहाँ पे मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और इन्फिनिक्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है। घुमा फिरा के बात इधर ये बोली जा रही है हर एक कंपनी के अंदर कि यहाँ पे इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट अब उतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं रहा और एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, असली सच्चाई क्या है, और हाँ, क्या आप लोगों को एज अ कंज्यूमर इसके ऊपर क्या सोचना चाहिए और आप लोगों के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ना, इसके बारे में यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का Q1 2026 कैसा रहा। अकॉर्डिंग टू द IDC रिपोर्ट ये यहाँ पे 4.1% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप किया। अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट 3% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप किया। अगर हम ओमडिया की रिपोर्ट माने यहाँ पे -5% यहाँ पे ड्रॉप किया। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2026 के बारे में काउंटर पॉइंट का प्रेडिक्शन यहाँ पर ये कि यहाँ पे नियरली 14% तक ड्रॉप करेगा और इसकी रिकवरी 2027 तो क्या 2028 में नहीं हो पाएगी। यानी सिंपल सी बात ये कि कंपनियां महंगे फोन बना रही हैं और वही चीज शिपमेंट में दिख रही है और लोग यहाँ पे मोबाइल फोन्स कम ले रहे हैं, और इस वजह से हर एक कंपनी प्रेशर में है। और इस प्रेशर से लड़ने के लिए पहले क्या होता था, कंपनी एक्सक्लूसिव ऑफर देती थी, मार्केटिंग करती थी, ऐड करती थी और अलग अलग चीजों से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी कि हमने नया फोन निकाला, अब इसे जाके ले लो। अब हालत यहाँ पर ये हो गई, जो रियलमी जैसी कंपनी है जो हर हफ्ते नया फोन निकाल देती थी, अब वो भी यहाँ पे काफी शांत बैठकर लिमिटेड फोन्स निकाल रही है। मतलब मैं आपको एज अ कंज्यूमर आपको बता सकता हूँ कि अभी के समय में मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में हो सकता है। देखो, एक साल पहले तक आप लोग 10,000 रुपए में बढ़िया 5G फोन यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन आज के समय में 10,000 रुपए के नीचे 5G फोन मिलना बिल्कुल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। हाँ, कुछ पुराने मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोन जो आज के समय में अवेलेबल है वो 10,000 रुपए के ऊपर ही हो चुके 5G के। और ऐसे ही हालत चलती रही तो आप लोग को बताऊं 10 से 15,000 की रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपको 4G मॉडल्स ही देखने को मिलेंगे। यानी कि आज से 5-6 साल पहले जो 4G फोन्स आते थे वैसी एंट्री दोबारा से हो सकती है। क्या बिलीव कर सकते हो? और अगर हम लोग बात करें 15 से 20,000 के सेगमेंट में, पिछले काफी लंबे समय से अच्छी क्वालिटी का एमोलेड स्क्रीन देख रहे थे। पिछले साल तक एमोलेड स्क्रीन के काफी बढ़िया फोन थे। आज हालत ऐसी हो गई कि 15 से 20,000 के सेगमेंट में IPS LCD वापस आ रहा है और धीरे धीरे कंपनीज IPS LCD के ऊपर कूद रहे हैं। और कुछ कंपनीज का तो प्लान है कि 20 से 25,000 की रेंज में भी आपको IPS LCD का पैनल दोबारा से लाकर दे दिया जाए। और सुनो, यहाँ पे जहां पहले एक नॉर्मल कैमरे के साथ साथ अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो 20,000 में मिल जाता था, अब धीरे धीरे हालत हुई कि 20,000 रुपए के कई फोन मार्केट में ऐसा है जिनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे 20 से 25,000 की रेंज में भी टेलीफोटो जूम लेंस यहाँ पे गायब होता जा रहा है। हालांकि बैटरी के अंदर अभी भी इनोवेशन है, सिलिकॉन कार्बन है, तो 20,000 रुपए के ऊपर एक अच्छी खासी बैटरी तो देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट रहते थे, चाहे चिप्स हो गए, चाहे रैम हो गई, चाहे मेमोरी हो गई, सबकी प्राइसेस लेवल पर है कि कंपनी के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन कर पाना मुश्किल है। और हर किसी को जिसको यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव करना है वो यहाँ पे कीमतें यहाँ पे बढ़ा रहा है। अब दो चीजें हो रही है। पहली चीज, जो पुराने प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें बढ़ रही है, यानी कि जिस प्राइस पे लॉन्च हुए थे और अभी जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लेना, 6 महीने फोन जिस कीमत पे लॉन्च हुआ था अभी जिस कीमत पे मिल रहा है उसकी कीमत ऑफिशियली यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। दूसरी चीज, यहाँ पे 10,000 15,000 के मार्केट के जो भी फोन थे सब 20,000 रुपए खिसक चुके हैं, और 20,000 रुपए की स्पेसिफिकेशन के जो फोन मिला करते थे वो फोन 25,000 तक जा चुके हैं। और हाँ, अभी जिन फोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनकी कीमत आमतौर पे 20,000 या उससे कम होनी चाहिए थी, अभी के समय में वो कंपनी अगर कोई फोन लॉन्च कर रही है तो उनकी कीमत 20,000 से बढ़ के 25, इवन कुछ केसेस में 30,000 भी पहुंच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक सिंपल सा रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अब ये नहीं चाहती कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया फिर हम आगे चल के उसकी कीमत बढ़ाए। कंपनी अभी के समय में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो ये सोच रही है कि 6 महीने बाद की स्थिति हो सकती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 6 महीने बाद हमें फिर से रेट बढ़ाना पड़ जाए। ये वजह से यहाँ पे कंज्यूमर के लिए अब उतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव रहने क्या, यानी कि सीधी बात है, पिछले 2-3 साल में अपने 20-25,000 का कोई भी फोन अगर खरीदा है ना, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि आज के 20-25,000 रुपए में आपको वो वैल्यू फॉर मनी मिल ही नहीं रही। इवन सेम कहानी हम प्रोसेसर के साथ देख सकते हैं, जहां एक जमाने में Dimensity 6000 सीरीज जैसा चिप आपको देखने को मिल जाता 15 से 20,000 में, जैसे 6300 वगैरह हो गए, तो ये चीज 20,000 रुपए के ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है। और 25,000 के ऊपर Dimensity 7400
A100 जैसी चिप वाले फोन आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, और 8000 सीरीज के बारे में बात की जाती है तो ये 30,000 35,000 के ऊपर, इवन कुछ केसेस में तो 40,000 50,000 तक भी इनके फोन्स की कीमत यहाँ जा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, और अब उतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर आपको मिल भी नहीं रही है। लेकिन एज अ कंज्यूमर आप लोगों को क्या करना चाहिए? एज अ कंज्यूमर मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो फोन है वो लंबे समय तक चलाओ। ऑन एन एवरेज 2026 में बात करें, एक आम आदमी फोन को यहाँ पे लगभग 4 साल तक यूज करे। 36 मंथ का ऑन एन एवरेज रिफ्रेश साइकिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश करने के जो फोन सब उनमें वो वैल्यू नहीं मिल रही, और जिन लोग के बहुत ज्यादा पुराने फोन थे वो लोग अब किसी नए फोन पे अपग्रेड कर रहे हैं, और ये वो फोन है जिनके अंदर आपको अपडेट्स देखने को नहीं मिल रहे, यहाँ अब रिपेयर नहीं हो रही, फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। कई लोग तो ऐसे जिनके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो वो लंबे समय तक अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, और यही यहाँ पे समझदारी है, क्योंकि नए फोन अब उतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं हो गए। और एज अ ब्रांड में आपको बताता हूँ कहानी क्या चल रही है। ब्रांड वो जो बहुत ही ज्यादा लोअर सेगमेंट में खेलते थे, उनकी हालत यहाँ पे थोड़ी सी टाइट हो रखी है। एग्जाम्पल बात करें, आईटेल जैसी कंपनी बिल्कुल ही अफोर्डेबल क्वालिटी के फोन्स बनाती थी, एंट्री लेवल, उसका मार्केट यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे बात करें इन्फिनिक्स की, वो अपने प्राइस टू परफॉर्मेंस के लिए जानी आती थी, लेकिन आज के समय में 15-20 हजार में प्राइस टू परफॉर्मेंस मैच करना इन्फिनिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इवन अगर मैं बताऊं तो बाकी जितनी भी कंपनीज है, जैसे कि सबसे बुरा इंपैक्ट Xiaomi और Realme जैसी कंपनीज को पड़ा है। आप खुद देखिए कि जहां Xiaomi हो गई, Realme हो गई, ये वो कंपनीज थी जो एग्जैक्टली काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन कम प्राइस पॉइंट पर लाती थी। हालत आज के समय में ये है कि Xiaomi हो गई, Poco हो गई, अब वो वैसी क्रेजी स्पेसिफिकेशन नहीं ला पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे, जिस कारण से कीमत अब उनके फोन्स की महंगी लगती है, और उनके फोन्स ऐसा नहीं लगता कि लोग जाकर ले। Realme की कहानी और बेकार। Realme का तो ऐसा लग रहा है कि बैक ट्रैक पे चल रही है, कि फोन को डाउनग्रेड कर रही है, हालांकि फोन के पीछे के डिजाइन को चेंज कर रही है, कुछ कलर निकाल रही है, अलग अलग चीजें कोशिश कर रही है, लेकिन Realme की भी हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा खास नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कुछ कंपनी जो यहाँ पे मिड लेवल पे ठीक ठाक बैठी है, बात करते हैं सबसे पहले मोटोरोला की। मोटोरोला जैसी कंपनी आज के समय में ठीक परफॉर्म कर रही है। एच सीरीज के फोन आज के समय बिक रहे हैं, ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड होने का फायदा उन्हें यहाँ पर मिल रहा है, ये बात मैं मानता हूँ, और ठीक ठाक फोन मोटोरोला के यहाँ पे बिक रहे हैं। एक मोटोरोला को सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ इसलिए, मोटोरोला की पेरेंट कंपनी है लेनोवो, और लेनोवो यहाँ पे चिप्स एक्वायर करती है, तो यहाँ पे लेनोवो एज अ पेरेंट यहाँ पे कई सारी चिप्स एक्वायर करती है, जिसका बेनिफिट मोटोरोला को पड़ता है कि वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रखता है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट मोटोरोला को अब इधर ये पड़ रहा है कि बाकी लोग अपनी कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन मोटोरोला उतनी तेजी से शायद ना बढ़ाए। ये भी मैं खास तौर पे बोल रहा हूँ, शायद ना बढ़ाए, शायद आगे चल के उनकी कीमतें भी और ज्यादा राइज कर सकती है, उतनी वैल्यू फॉर मनी जितनी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं शायद ना दे, देखते हैं क्या रहता है। इसके अलावा बात करें ओप्पो और वीवो की, हाँ यार ओप्पो और वीवो आज के समय में काफी एग्रेसिव है। पेरेंट कंपनी जो उनकी ओवरऑल जो BVK का जो पूरा इन्होंने ग्रुप बना रखा है ना, उसका बेनिफिट यहाँ पे इन्हें मिला है, जहाँ पे वीवो आईको हो गया या ओप्पो हो गया वो भी। लेकिन आज भी देखा जाए तो ओप्पो और वीवो के ऊपर एक प्रेशर है कि वो किन प्रोडक्ट को लॉन्च करे, ये है। इवन रिसेंटली भी पता चलता है कि आईको जैसी कंपनी अब सिर्फ 6 महीने बचे साल को खत्म होने में, लेकिन 2026 में से 2 ही मॉडल को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। सेम विद ओप्पो के साथ Realme और OnePlus के लॉन्चेस को कम कर रहे हैं, और ओप्पो अपने अंदर लॉन्चेस को बढ़ा रहे हैं, ताकि पेरेंट कंपनी के जो लॉन्चेस जो फोन्स होते हैं जैसे K सीरीज F सीरीज के, उनके ऊपर फोकस किया जा सके। सैमसंग जैसी कंपनी, हालांकि एक जमाने में सैमसंग के फोन्स जो थे A सीरीज के वो 40,000 या 30,000 तक मिल जाते थे, अभी के समय में सैमसंग A57 50,000 रुपए के ऊपर लॉन्च हो रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन सैमसंग के साथ जो ब्रांड वैल्यू अभी भी जुड़ी हुई है उसका फायदा सैमसंग में यहाँ पर उठा रही है, जिस कारण से सैमसंग अपने फोन को बेच पा रही है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू का जो फायदा मिला है वो आने वाले समय में अभी भी सैमसंग को मिलता रहेगा। हालांकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सैमसंग के फोन टोटली सही है, सैमसंग में आज भी एक्सनोस ओवर प्राइस लगता है और आज भी उतना स्टेबल नहीं है, और सैमसंग के फोन्स के अंदर वैसी प्रीमियमनेस या वैसी क्वालिटी नहीं मिलती, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे दूसरे चाइनीज ब्रांड्स यहाँ पर दे देते हैं। तो ये एक बात है। इसके अलावा बात करें तो एक कंपनी जो अभी तक यहाँ पे इससे काफी हद तक इम्यून बैठी है वो है एप्पल, सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्पल के पास इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, जिस वजह से एप्पल यहाँ पे कई सारी मेमोरी चिप्स एक्वायर कर रहा है, कई सारा काम कर रहा है और अपने फोन्स की प्राइसिंग नहीं कर रहा इंक्रीज इस समय, लेकिन फ्यूचर उसका काफी अलग है। जैसे आईफोन 17e के साथ हमने देखा कि यहाँ पे जो एंट्री लेवल आईफोन था उसके अंदर स्टोरेज उन्होंने मिनिमम
256 GB कर दी, 128 GB को क्विट कर रहे हैं। और आगे अगर एप्पल की कहानी बिल्कुल ही ऐसी यहाँ पर चलती है ना, तो एक बात बता सकता हूँ एप्पल के बारे में। एप्पल जो है ना वो यहाँ पे अपने जो बेस मॉडल होता है, जो बेस स्टोरेज होता है ना, उसे डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन जो टॉप एंड मॉडल होते हैं जिनके अंदर हायर स्टोरेज मिलते हैं उनकी कीमत को वहीं के वहीं इंटैक्ट कर रख सकती है, जिससे मार्केट में ये परसेप्शन जा सकता है कि एप्पल वाले अपने मॉडल की प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हायर स्टोरेज वाले वर्जन पे ऑलरेडी उनके मार्जिन ज्यादा है, जिस वजह से एप्पल उसका बेनिफिट यहाँ पे उठा रही है। लेकिन सीधी बात ये कि जो ब्रांड यहाँ पे बिल्कुल ही एंट्री लेवल पे खेल रहा है उसके लिए दिक्कत है, और घूम फिर के एंट्री लेवल फोन जो ब्रांड, बजट फोन ब्रांड होते हैं, वो अब दोबारा से 4G वाले पे जा रहे हैं, और इवन जो पुराने चिपसेट्स होते थे ना उनको भी यहाँ पे वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये एक चीज चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कहानी और ट्विस्ट हो जाती है। देखो अब बजट फोन्स को बनाना पड़ रहा है मुश्किल, जिस वजह से कुछ कंपनीज ऐसी होंगी मार्केट के अंदर जो आज के समय में रिफर्बिश्ड मेमोरी को यूज कर रही है, जिस कारण से यहाँ पे प्राइस कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं जिससे ये क्लेम किया जा सके पर्टिकुलर कंपनी रिफर्बिश्ड मेमोरी यूज कर रही है। इसके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश करी तो ये पता लगा कि रिफर्बिश्ड मेमोरी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इंडिया के अंदर कई सारे पुराने फोन जो स्क्रैप में खरीदे जाते हैं उनकी मेमोरी को निकाल के, इवन उनके कैमरा सेंसर्स और प्रोसेसर्स को भी निकाल के कई लोग पुराने दूसरे फोन्स के अंदर यूज करते हैं। हालांकि आपके फोन के अंदर है या नहीं रिफर्बिश्ड मेमोरी, इसका यहाँ पे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है अनटिल एंड अनलेस फोन को डिसमेंटल करके उसकी मेमोरी को निकाल के टेस्ट ना किया जाए। कोई ऐप वगैरह से आप इसे टेस्ट कर ही नहीं सकते। हालांकि मार्केट में ये चीज कोई नई नहीं है, पता लगा तो आज से 10-12 साल पहले कई सारी चाइनीज कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती, जो बहुत सस्ते में फोन दे देती थी, वो भी एक जमाने में चाइना के अंदर ये काम करते थे। लेकिन अब ये वाला काम इंडिया में होना शुरू हो गया है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज भी इंडिया में बहुत लिमिटेड और छोटे लेवल पर होता है, और रिफर्बिश्ड मेमोरी मार्केट में इतनी ज्यादा भी नहीं है कि एकदम से जितने भी नए फोन आ रहे हैं ना उनको यहाँ पे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। तो ये भी एक चीज चल रही है। हालांकि बात की जाए तो ये भी एक कंसर्न रहता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करते तो हाँ, इंडिया के मार्केट के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, और ये ड्रॉप रिकॉइल करने में ग्लोबल लेवल पे कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी देख के नहीं लग रहा कि कहीं भी मोबाइल फोन की जो बनाने की कीमत है वो यहाँ पे कम होने वाली है। मेमोरी प्राइसेस के बारे में आपको पता है क्यों बढ़ रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एआई कंपनीज का इसमें रोल है, रैम स्टोरेज तो महंगी हो गई। इसके अलावा इंपैक्ट पड़ रहा है जो यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है इंडिया में उसका भी, क्योंकि यूएस डॉलर की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट यहाँ पर ये पड़ रहा है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज जो मोबाइल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं वो अब यहाँ पे बाहर से कंपोनेंट लाती हैं। एटलीस्ट 50% कंपोनेंट्स तो अभी भी उनके बाहर से आ रहे हैं मिनिमम, जिस वजह से उनकी कॉस्टिंग तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। दूसरी वजह है कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, और ओवरऑल इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। और जो लोग हैं आज के समय में जो मास ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे लोग अब उन चीजों में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं जहां इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, और मोबाइल फोन जिसकी रिक्वायरमेंट अभी उतनी ज्यादा नहीं है तो लोग उस पर ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाह रहे। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो ओवरऑल जो स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया ग्लोबल लेवल का, वो शायद बारबेल इकोनॉमी जैसे बढ़ रहा है। यानी कि सिंपल सी बात में भाषा में मतलब ये कि यहाँ पे बजट वाले जो ब्रांड्स रहेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, और बजट में पुरानी टेक्नोलॉजी वापस आएगी, ताकि जो लोग एंट्री लेवल फोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बजट में 10-15 हज़ार में कुछ ना कुछ ऑप्शन रहे। लेकिन जो प्रीमियम कैटेगरी रहेगी वो वहाँ पे इंटैक्ट रहेगी और उनकी डिमांड ग्रो करती रहेगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वो जाएंगे, और जो लोग मिड रेंज में थे वो लोग अब ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डाल के महंगा फोन ले, या फिर EMI और फाइनेंस ऑप्शंस रहते हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिल रहे हैं, उनका फायदा उठा के यहाँ पे महंगा फोन ले, जिस वजह से महंगे में कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। ऑब्वियसली एप्पल इज ग्रेट एग्जांपल कि एप्पल 50,000 रुपए के ऊपर किसी को भी फोन लेना होता है, डिफॉल्ट चॉइस उसका एप्पल हो रहा है आज के समय में थैंक्स टू EMI स्कीम। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ओप्पो, वीवो, काफी लोग सैमसंग के पीछे आते हैं। इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये लगी कि गूगल पिक्सल इंडिया में प्रीमियम में काफी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। हालांकि ब्रांड जो बीच में ऑपरेट करते हैं 20,000 से 40,000 के रुपए वाले रेंज में, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो ना वो बजट के रहे ना वो प्रीमियम के रहे, और बीच में ही यहाँ पे धीरे धीरे क्रश हो रहा है। तो यार ये भी एक इंपैक्ट यहाँ पे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे लावा के लिए कंसर्न है, तो लावा के लिए बात है कि लावा हाँ मान लेते हैं कि बजट में ऑपरेट करती है इस समय, लेकिन लावा के साथ स्पेशलिटी कि लावा सिर्फ स्मार्टफोन को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करते हैं। रिसेंटली अपने डिस्प्लेस, अपने कैमरा मॉड्यूल्स और अलग अलग PCB इलेक्ट्रॉनिक और पार्ट्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर रहे हो, ऑलरेडी अपने प्लांट को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उनके साथ बेनिफिट ये कि अगर मान लो वो खुद के फोन इतने ज्यादा ना निकाले, लेकिन बैक एंड में रह के फैक्ट्री चला के वो कंपनी लंबे समय तक काफी अच्छा कर सकती है, और यही एक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग
पॉइंट है लावा के साथ, क्योंकि वो खुद का प्लांट, खुद की फैक्ट्री ओन करते हैं, जो आज के समय में कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अभी भी ओन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो देखते हैं कि लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में। लेकिन हाँ, जिस तरीके के प्रोडक्ट, जिस तरीके का बजट यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, और जो वैल्यू फॉर मनी जिसको हम लोग कंसिडर करते थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और जो चीज लोगों को ओवर प्राइस्ड लगती थी वो चीज आज के समय में न्यू नॉर्मल हो चुकी है। तो समझ जाइए कि मार्केट अब किस हालत में चल रहा है। तो यार सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और आप लोग है ना कमेंट में नीचे बताइए कि आप लोग क्या इस साल नया फोन लेने का सोच रहे हो, या फिर कुछ टाइम तक वेट करोगे और देखो कि जब तक मार्केट में कुछ अच्छे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं आते तब तक उनके बारे में वेट करोगे। जो भी है आप लोग को ओपिनियन नीचे कमेंट बता सकते। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।